आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 अरिथमेटिक फंक्शन। ठीक है, अरिथमेटिक फंक्शन में बहुत मामूली सा चीज़ है, बट उसके अगर प्रॉपर्टी की बात करोगे तो हाँ थोड़ा बहुत उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बट एक्सरसाइज इज़ वेरी इजी। दिस इज मिश्रा सर गुड़गांव वाला, जस्ट मैथ्स क्लास, नो टाइम पास। सबसे पहले डोमेन है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर एंड दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि इसमें जो भी आप पेयर लोगे, जो भी वैल्यू लोगे, वो सारे नेचुरल नंबर का ही गेम है। इसी को बोलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। डन। और रेंज की बात करोगे तो ये रेंज बताता है, ये रेंज जो है ये आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोला है? दिस इज लाइक सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, भी एमएल अग्रवाल में लिखा हुआ है, सेम थिंग। क्यों बोला है ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? बिकॉज इसमें रियल भी आ सकता है और इमेजिनरी भी आ सकता है, जो आपने 11th में पढ़ा होगा। अगर कोई 5 है अकेला, ये रियल है, बट इट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कैसे? उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 लगा दो। अगर मान लो कोई 6i है, ये इमेजिनरी है पहले से, अगर इसमें आप 0 लगा दो रियल पार्ट, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया है ना। इसलिए बोला है कि इसमें रियल इमेजिनरी कुछ भी आए सब चलेगा। डोमेन रेंज अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम हो तो एक बेसिक फॉर्म में बता देता हूँ कि सपोज करो f(x) इक्वल्स टू है 1/x + 1। अब अगर x का वैल्यू जो भी यहाँ लोगे 1 लोगे, तो f(x) का वैल्यू क्या आएगा? 1/2 आया। ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया। सिंपल लैंग्वेज में जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत डेप्थ का चीज़ है। और इसी को हम y भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड y। ठीक है, अगर इसमें मान लो x इक्वल्स टू आपने 2 लिया, तो f(x) क्या हो गया? यानी कि आपका y का वैल्यू क्या हो गया? 1/3। ठीक है, इसमें ये भी देखना है कि कौन सा वैल्यू x का ऐसा वैल्यू जो इसके लिए डिफाइंड नहीं है, वो वैल्यू नहीं लेंगे। ये भी ध्यान रखना है जब आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करोगे, तो उसमें ये भी देखना है कि x का कौन सा वैल्यू लोगे जो इसके लिए डिफाइंड नहीं है। जैसे x इक्वल्स टू यहाँ कोई बच्चा अगर -1 लेता है, तो f(x) क्या आ जाएगा? 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड, तो हम ये वैल्यू ले ही नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि डोमेन भी लेते टाइम में आपको ये देखना होगा कि कौन सा डिफाइंड है, कौन सा नहीं है। क्यों है ऐसा? सपोज करो एक जूसर है, ठीक है। अब इसमें आप मान लो फ्रूट्स डालते हो, तो यहाँ जूस निकलता है। ठीक है, अब अगर फ्रूट्स तो डिफाइंड है इस जूसर के लिए, तो ये जूस दे रहा है, यानी कि ये डोमेन है, ये रेंज है, दैट्स इट। अब अगर इसमें कोई बच्चा वुड डालता है, तो या तो वुड इसमें जाएगा नहीं ढंग से, या फिर ये जूसर को या मिक्सर को ख़राब कर देगा। मतलब ये वैल्यू इसके लिए, इस जूसर के लिए डिफाइंड नहीं है, वो आपको जूस नहीं देगा। तो दो बातें हैं, जो चीज़ आप वैल्यू लेते हो, इनपुट लेते हो, वो डोमेन हो गया, और जो आपका आता है आउटपुट, वो रेंज हो गया। अब लेते टाइम में भी ये देखना है कि कौन सा डिफाइंड है, इसलिए हमने बोला कि जैसे जो वैल्यू डिफाइंड नहीं है वो आप डोमेन में नहीं ले सकते। दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन। ठीक है, अब इसका मेन मुझे 2 प्रॉपर्टी पढ़ना है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी और एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अरिथमेटिक फंक्शन के 2 प्रॉपर्टी, ऐसे तो ठीक है बहुत सारे, बट अपने सिलेबस की बात करता हूँ। अपने को 2 प्रॉपर्टी दिखाना है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी और एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन एडिटिव फंक्शन है कि नहीं है, ये दिखाना है, और कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है कि नहीं है, ये दिखाना है। अब क्या है एडिटिव फंक्शन, क्या है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, क्या है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन अगर इस रूल को फॉलो करता है तो एडिटिव फंक्शन है, कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन जो इस रूल को फॉलो करता है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। आप बोलोगे बुक में सर कंप्लीटिव एडिटिव भी है और कंप्लीटिव मल्टीप्लिकेटिव भी है, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी मैं बता दूंगा आपको। पहले इस पर बात करते हैं, ये पेयर क्या है। सपोज करो कोई फंक्शन है f12, अब इसके पेयर क्या क्या बन सकते हैं? 1 × 12 भी बन सकते हैं, 2 × 6 भी बन सकते हैं, 3 × 4 भी बन सकते हैं, और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। अब सपोज करो, अब इसमें कौन सा पेयर लेना है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो फंक्शन मैंने बोला है, ये फंक्शन फॉलो करना है तभी जब वो पेयर को प्राइम हो। क्या हो? को प्राइम हो। ये पेयर यूज़ करने से पहले, ये फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करने से पहले आपको ये इंश्योर करना होगा
कि जो आप n1 n2 का पेयर लेते हो, जैसे 12 के बारे में हमने पेयर लिया ना, 1 और 12 भी ले सकता हूँ या 2 और 6 भी, और एटसेट्रा एटसेट्रा। ये को प्राइम लेना है हमेशा। को प्राइम क्या है? को प्राइम क्या है? जिसके बीच में कोई कॉमन ना हो, जैसे 2 और 3 है, दिस इज को प्राइम, इसके बीच में कोई फैक्टर नहीं है, मतलब ये HCF 1 है। इसी को आपके सिलेबस में बोल दिया है GCD 1। तो आप GCD देख के घबराना मत। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों एक ही बात है। तो मतलब जिस दो पेयर के बीच में कोई भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1, तो वो को प्राइम होता है। ठीक है। अब इस अपने अरिथमेटिक फंक्शन में ये भी ध्यान रखना है कि 1 जो है वो गिवन नंबर के साथ, यानी कि जो भी नंबर आप ले रहे हो, मान लो यहाँ 12 ले रहे हो, तो एक पेयर 1 और 12 का बनेगा, ये गारंटी है, ये को प्राइम माना जाएगा। 1 के साथ किसी नंबर को लोगे तो वो को प्राइम माना जाएगा। ठीक है। बाकी 2 6 है, ये को प्राइम है क्या? 2 6 है, को प्राइम है क्या? नहीं है। 3 4 को प्राइम है क्या? है। ठीक है। अब यहाँ पे जो एडिटिव फंक्शन में आप ट्राई करोगे कोई भी फंक्शन पे, तो आप जैसे ये दो पे ही ट्राई करोगे। अब क्या ट्राई करूँगा, कैसे ट्राई करूँगा, ये अभी आपको बता रहा हूँ। अब मान लो हमारे पास एक अरिथमेटिक फंक्शन का एग्जाम्पल है, एक ले लेते हैं टॉ फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? टॉ फंक्शन। टी के जैसे होता है, ये ध्यान देना, टॉ फंक्शन है ना, इसको टॉ फंक्शन बोलते हैं। टॉ ऑफ n, दिस इज नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। डन? ओके। अब मान लो इस फंक्शन की बात करते हैं। सपोज करो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको बोल दिया कि भाई आप टॉ 12 का वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे? पहले तो वैल्यू निकाल दोगे। क्या है वैल्यू? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n है, मतलब इसके सारे पॉजिटिव डिवाइजर ले लो। 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 4 6 एंड 12, और उसके नंबर लिखने हैं। एक तो पॉजिटिव डिवाइजर आपने ले लिया, अब उसके नाम नहीं लिखने, नेम नहीं लिखना है, इसके नंबर लिखने हैं। तो आपके कितने हो गए? 6 हो गए। तो आप इसको मिटा दोगे और आपका आंसर हो गया 6। अब आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि बताओ कि ये एडिटिव है कि मल्टीप्लिकेटिव है। दिस फंक्शन, जब आप पेयर लोगे, मान लो कि 3 4 का ले लेते हैं पेयर, अगर आपको प्रूफ दिखाना है कि एडिटिव है कि मल्टीप्लिकेटिव है, तो मैं एक पेयर ले लेता हूँ 12 का। तो बहुत सारा पेयर को प्राइम का हो सकता है, हमने आपको बताया 1 12 का हो सकता है, 3 4 का हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो मैंने क्या किया, एक 3 4 का ले लेता हूँ। अब इसी को लिख लो, T12 इक्वल्स टू T3 4, 3 × 4, हमने को प्राइम पेयर ले लिया। इसको लिख दो यहाँ कि भाई GCD इसका 1 है, मतलब आप टीचर को ये बता रहे हो कि भाई इसका दीज आर को प्राइम्स, और इसका जो HCF है या GCD है ये 1 है, ये बताना, ये लिखना जरूरी है। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे कि एडिटिव फंक्शन है? देखो मैंने क्या बताया था, अगर एडिटिव दिखाना है इनटू वाला, इनटू में तो ये प्लस होना चाहिए। तो आप देखो कि ये प्लस में आता है कि नहीं। हमने तो पहले लिख लिया, अब इसका वैल्यू देखूंगा कि ये सही है कि नहीं। इसका वैल्यू तो मुझे मालूम है, अभी हमने निकाला था 12 के पॉजिटिव डिवाइजर कितने थे? 6, तो वो तो ठीक है। अभी इक्वल टू मत लिखो, इसको LHS RHS करके लेना, ठीक है। तो अभी इसको 6 है। अब इसकी बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब टॉ 3 है। अब 3 का पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है और 3 हो सकता है, मतलब 2 हो गए। चलो भाई 2 ले लिया। अब टॉ 4 है, इसके पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या हो सकते हैं? 1 है, 2 है, 4 है, तो इसके 3 हो सकते हैं। तब देखो 2 + 3 कितना आया? 5, और इधर कितना आया? 6। ये नॉट इक्वल है, मतलब दिस फंक्शन इज नॉट एडिटिव फंक्शन, क्योंकि ये एडिटिव वाला प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। इसके डिटेल में अभी एग्जाम्पल करवाया है, उसमें भी है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। टॉ ऑफ 12, तो इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 6। नाउ विल प्रूव कि ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कैसे है। तो इसको आप पहले पेयर बना लो, 3 × 4 कर लो, एंड दिस कुड बी दिस 3 × दिस 3। अब देखो कि इसका वैल्यू सेम आता है कि नहीं। अब 3 का पॉजिटिव डिवाइजर मैंने काउंट किया था 1 और 3, तो मतलब 2 ही है, तो 2 ले लिया। 4 का पॉजिटिव डिवाइजर कितना है? 3, तो हमने 3 ले लिया। अब देख लिया ये 6 आ गया, और इधर भी क्या है? 6 है। ये दोनों इक्वल है, तो बोलोगे यस यस इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन।
यहाँ क्या लिखोगे? नो, इट इज़ नॉट एडिटिव फंक्शन। बस इतना ही गेम यहाँ चल रहा है। अब जितने टाइप के फंक्शन पढ़ोगे सब में यही दिखाना होगा कि उसका कोप्राइम पेयर ले लो, उस कोप्राइम पेयर पे दिखा दो कि ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं। कंडीशन क्या है यहाँ? n1 एंड n2 मस्ट बी कोप्राइम, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कंडीशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी दिखाना होगा तो ये दिखाओगे। यहाँ भी कंडीशन क्या है? n1 एंड n2 मस्ट बी कोप्राइम। इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिखेंगे कि जीसीडी मस्ट बी, जीसीडी ऑफ, ऐसे लिखना, जीसीडी ऑफ n1 एंड n2 मस्ट बी 1। यहाँ भी आप लिख सकते हो जीसीडी ऑफ n1 एंड n2 मस्ट बी 1। ये लिखने का तरीका हो गया। और बस सारे फंक्शन में यही दिखाना है। प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ तो सीधा दिखाना है कि भाई अगर वो एडिटिव दिखाना है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करवा दो। कोई भी कोप्राइम फैक्टर ले लो, उसका कोप्राइम पेयर। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव दिखाना है तो इंटू वाला दिखा दो। देख लो अगर इक्वल आता है तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, नहीं आता है तो नहीं है। एडिटिव में अगर वो इक्वल आता है तो एडिटिव है, नहीं तो नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। अब इसी में ML अग्रवाल में ये भी दिया हुआ है कि कम्प्लीटली एडिटिव और कम्प्लीटली मल्टीप्लिकेटिव। मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं और छोटा सा है। जैसे यहाँ आप जो पेयर लेते हो वो कोप्राइम पेयर लेते हो। आपको एडिटिव के लिए अगर ट्राई करना है तो आप कोप्राइम पेयर लेते हो, या मल्टीप्लिकेटिव के लिए लेना है तो आप कोप्राइम पेयर लेते हो। अगर आप कोप्राइम पेयर नहीं लोगे, ऐसे ही कोई पेयर ले लोगे और अगर तब भी ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो हो जाएगा कम्प्लीटली एडिटिव। अगर सिर्फ कोप्राइम पेयर पे ये फॉलो करता है तो वो है ओनली एडिटिव। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर n1 एंड n2 आर नॉट कोप्राइम, नॉट नेसेसरीली लिख लो, नेसेसरीली कोप्राइम, है ना। अगर ये कोप्राइम नहीं भी है और तब भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली एडिटिव। डन। और ऐसे ही वहाँ भी होगा कि अगर n1 एंड n2 हैं नॉट नेसेसरली कोप्राइम, तब भी अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है मतलब वो कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव है। अब सारे टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स बोलो या एग्जाम्पल बोलो ऑफ एरिथमेटिक फंक्शन, है ना। पहला हम पढ़ते हैं टॉ फंक्शन। क्या है ये? टॉ फंक्शन। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको n ले लो। इसका मीनिंग क्या है? अनदर नेम क्या है इसका? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। मान लो हमने ऐसे लिया 10 का लिया, सपोज करो, तो 10 का सारा पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या हो सकता है? तो ये देखो 1 है, 2 है इसका डिवाइज़र, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 है डिवाइज़र एंड 10 है। डन। तो इसका आंसर कितना हो गया? ये तो एग्जाम्पल हो गया, आपको सिखाने के लिए मैंने बता दिया। इसका आंसर क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। ये नहीं बोला है कि आप पॉजिटिव डिवाइजर को लिखो, नो, नंबर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। दैट्स इट। ठीक है, तो कितना आसान है। ऐसे ही मान लो हमने बोल दिया जी 12, तो अब इसका एग्जाम्पल में लिख लोगे, देख लोगे अच्छा इसका डिवाइजर क्या क्या होता है। तो यहाँ देख लोगे, अच्छा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 नहीं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल कितने आ गए? 6। तो इसका आंसर कितना हो गया? 6। दैट्स इट। ऐसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या तुम्हें लगता है क्या ये बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ऐसे फट्टू सा? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज मैं भी अभी गारंटी के साथ नहीं कह सकता, बिकॉज ये पहली बार फर्स्ट बैच है अभी अप्लाइड मैथ्स का। तो अभी पहला बोर्ड होता है, फिर थोड़ा अभी सिलेबस प्रॉपर आएगा, सैम्पल वैम्पल आएंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। बट इतना तो एक्सपीरियंस से पता चल ही रहा है कि इतना आसान नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये तो बच्चों वाला चीज़ हो गया। अब इसमें मेरे हिसाब से क्या ट्विस्ट आ सकता है? मेरे हिसाब से ट्विस्ट आएगा ऐसे क्वेश्चन में कि ये बोलेंगे कि बताओ कि ये टॉ फंक्शन एडिटिव फंक्शन है कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है कि कुछ भी नहीं है कि दोनों हैं। तो पहले आप एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव जो भी है उसके लिए कोप्राइम का फैक्टर लो। कंप्लीटली एडिटिव नहीं आएगा, वो थोड़ा क्लिष्ट है। कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव नहीं आएगा, उसको छोड़ दो। हम सिर्फ एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव पे चलते हैं, यानी कि कोप्राइम वाले पेयर पे। तो आप इसका पेयर तो बहुत सारा ले सकते हो भाई, हम बताए थे ना कि 3, 4 भी ले सकते हो, या
12 1 भी ले सकते हो, या 2 6 भी ले सकते हो, एट्सेट्रा बहुत सारा ले सकते हो। तो आप ये देखोगे कि अगर आपको एडिटिव की बात कर रहा है ये, तो चलो आप कोई भी एक पेयर ट्राई करो ज़रा, आपको सारे पेयर में ट्राई करने होंगे कि हाँ ये एडिटिव है कि नहीं। तो मान लिया हम इसकी बात करते हैं, तो एडिटिव के लिए क्या सिखाया था, fn1 इंटू n2 इक्वल टू fn1 प्लस fn2, मतलब दिस n1 इंटू n2 क्या होना चाहिए, दिस n प्लस दिस n नहीं सॉरी 3 और ये 4 सिखाया था ना। fn1 इंटू n2 इक्वल टू fn1 प्लस fn2 अगर कोई फॉलो करता है तो एडिटिव फंक्शन है, प्रोवाइडेड कि n1 एंड n2 मस्ट बी को प्राइम। तो 3 एंड 4 हमारा को प्राइम है, ठीक है, 3 एंड 4 हमारा को प्राइम है। तो आपको एडिटिव का ट्राई करना है तो आप सारे को प्राइम नंबर ही लोगे। तो इसमें जितना भी पेयर आप बना सकते हो, इसमें ये को प्राइम नहीं है, ये दोनों को प्राइम है। इन दोनों पे आपको ट्राई करके बताना होगा कि एडिटिव है कि नहीं। सो लेट अस ट्राई। अब इसका वैल्यू क्या होगा, देखो गौर से देखो, बहुत आसान है। टॉप फंक्शन ऑफ 3, भाई टॉप फंक्शन क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, यानी कि 3 का पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 3 हो सकता है। और इसका नंबर पूछा है, नंबर है ये, मतलब इसका आंसर कितना हो गया 2। अब आ जाओ टॉप 4 का, भाई 4 का पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यहाँ नंबर बोला है, यानी कि ऑल द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, तो यहाँ कितना है 3, तो इसको ऐड करके कितना आ गया 5। और इसका 12 का डायरेक्टली क्या होता है, ये भी तो निकालो, LHS RHS तो बताओगे ना। तो 12 का कितना होता है, ये हम अभी निकाले थे ना यहाँ पे, 12 का कितना होता है 6, 1 2 3 4 6 एंड 12, तो इसका हो गया 6। तो भाई देखो यहाँ पे LHS में आ गया 6 और RHS में आ गया 5। बोलोगे LHS RHS नॉट इक्वल है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एडिटिव, खत्म। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये मल्टीप्लिकेटिव हो सकता है क्या, तो ठीक है इसी को ट्राई करते हैं। देखो आओ इधर, मान लो हमने स्टाइल में कैसे बनाते हैं ये देखो। अगर मुझे ये मालूम करना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव है कि नहीं, तो पहला काम, यहाँ तो थोड़ा हौच पौच हो गया, पहला काम पहले इसका वैल्यू निकालो। इसका 1 2 3 4 6 एंड 12 हो गया था, तो टोटल नंबर कितना आ गया था 6। इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, छोड़ दो। अब आप इसका प्राइम फैक्टर का पेयर निकालो। अच्छा यहाँ पे जो भी निकालोगे तो यहाँ लिख दोगे कि GCD यहाँ 1 है, लिख दोगे कि हमारा इसका GCD 1 है, को प्राइम है। खैर अब मैं इसका पेयर बनाता हूँ जी, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लिकेटिव दिखाना है तो कोई भी को प्राइम नंबर का पेयर ले लो। चलो मैं ले लेता हूँ 3:4 का, है ना। चलो अब इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव दिखा रहा हूँ तो हमारा आंसर यहाँ क्या आना चाहिए, दिस इंटू दिस। यही सिखाया था ना मल्टीप्लिकेटिव में, fn1 इंटू n2 इक्वल टू fn1 इंटू fn2। अब चलो देखो इसका वैल्यू तो मुझे 6 आया हुआ है 12 का, ये तो 12 आया हुआ है। और इसका देखो, अभी मत लिखो इसको, बस देखो। तो देखो इसका 3 का क्या होगा, पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या है 1 एंड 3, तो आंसर कितना हो गया, नंबर कितने हो गए, टोटल कितने हैं, टोटल नंबर 2, तो यहाँ 2 हो गए। इनटू यहाँ टॉप फंक्शन ऑफ 4, तो भाई पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 4 कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गए, तो यहाँ 3, तो ये कितना आंसर आ गया 6। और इसका वैल्यू कितना आया हुआ है 6। सो येस LHS इक्वल टू RHS है। सो बोलोगे येस इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। यही है मैजिक, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। आई डोंट थिंक ये स्कूल में भी बताया होगा, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज में नहीं है तो नहीं बताया होगा, बट ये आएगा, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, गारंटी है। अब देखो सेकेंड है सिग्मा फंक्शन। अब इसका नाम क्या है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। पहला जो पढ़ा था टॉप फंक्शन वहाँ क्या था, नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। यहाँ क्या है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। अब यहाँ मैजिक दिखाता हूँ, बहुत आसान है, एक बार समझ लिए, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, हलवा है बिल्कुल। अब मान लो सिग्मा ऑफ हमने निकाल लिया जी, 12 पे ही ले चलते हैं, एक ही एग्जाम्पल पे सारा दिखाता हूँ तो तुमको मज़ा आएगा समझने में। चलो दिस, अब इसका वैल्यू पहले निकाल लो, बाद में हम पेयर निकालेंगे, पहले इसका वैल्यू निकालो। सम ऑफ ऑल, आपको पूछेगा कि इसका वैल्यू बताओ, तुम देखोगे सिग्मा फंक्शन है, ये लिखा भी रहेगा पेपर में, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। तो तुम देखोगे अच्छा सारे पॉजिटिव डिवाइजर हैं, तो इसके सारे पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या हैं, 1 हो सकते हैं, 2 3 4 6 और 12। आप क्या करो, सबको ऐड कर दो, बिकॉज ये क्या बोला हुआ है, ये सम, तो आप इसको ऐड कर दो।
कितना हो जाएगा 3 3 6 4 10 6 16 2 18 28। सो मेरा आंसर क्या आ गया, सिग्मा फंक्शन ऑफ 12 कितना आ गया 28। अब अगर मैं बोलूँ इसको कि भाई आप मुझे बताओ प्रॉपर्टी के हिसाब से कि ये एडिटिव फंक्शन है या मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। लेट अस ट्राई। पहले सबसे पहला काम क्या है, कोई भी प्राइम पेयर ले लो, है ना। तो कोई भी प्राइम पेयर क्या हो सकता है इसका, या तो 1 12 ले सकते हो या 3 4 ले सकते हो, 2 6 नहीं ले सकते, कोई भी इस पर ट्राई कर लो। चलो मैं पहले एडिटिव की बात करता हूँ। एडिटिव के लिए क्या होना चाहिए, fn1 इंटू एन टू इक्वल टू fn1 प्लस fn2। तो यहाँ सिग्मा ऑफ 3 4 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सिग्मा ऑफ 3 प्लस सिग्मा ऑफ 4, है ना। और यहाँ पे लिख देना GCD मेरा 1 है, यहाँ ऐसे रीजन की तरह लिख देना, ताकि आप बता रहे हो टीचर को कि भाई हमने कोप्राइम नंबर लिए हैं, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, पहले इसका वैल्यू, तो भाई इसका वैल्यू तो सिग्मा 12 का तो मैं निकाल ही चुका हूँ, 28 है, तो इसका तो 28 है, इसका तो टेंशन ही छोड़ दो। अब इसकी बात करते हैं भाई, सिग्मा ऑफ n, सिग्मा ऑफ 3 क्या होगा, तो भाई ये क्या है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर। तो 3 का पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या होता है, 1 हो सकता है और 3 हो सकता है, तो इन दोनों का सम हो गया। अब आ जाओ इधर, 4 का पॉजिटिव डिवाइजर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो आप क्या करो, सबके सम निकाल दो, बिकॉज ये फंक्शन क्या है, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, खाली नाम नहीं लिखना है, तो आपने सम कर लिया। अब देखो ये हो गया 4 प्लस 7 दैट इज़ 11। तो ये एडिटिव फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज 28 इज़ नॉट इक्वल टू 11, तो दिस इज़ नॉट एडिटिव। लिख दोगे नॉट एडिटिव, है ना। टेक्निक समझ रहे हो ना, ये ML में भी ऐसा ढंग से नहीं लिखा हुआ है। और बाकी स्कूल का तो मैं बात नहीं जानता कि तुम लोगों को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब मैं इसी को मल्टीप्लिकेटिव में बता दूं, मल्टीप्लिकेटिव है कि नहीं है। तो देखो जी, सिग्मा ऑफ 3 4 इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, fn1 इंटू एन टू इक्वल टू fn1 इंटू fn2। तो यानी कि ये सिग्मा 3 होना चाहिए और सिग्मा 4 होना चाहिए। अब की बार मुझे मेहनत नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू तो आया हुआ है। देखो इसका वैल्यू तो 28 है, तो वो देख लो, और इसका वैल्यू कितना है, ये 4 आया हुआ था, ये है ना 4 सिग्मा 3 का, तो हमने लिख दिया यहाँ 3 और सॉरी 4, तो इसको लिख दो 4, और सिग्मा 4 का कितना आया हुआ था 7, तो 7। अब देखो ये 28 है और ये 28 है, मतलब 28 इक्वल टू 28 आ गया, लिखोगे यस इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव। सीख लिया ना मैजिक, बस इतना ही सा गेम है यहाँ पूरे एक्सरसाइज में, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टाइप पे। अब इसका थर्ड एग्जांपल है अरिथमेटिक फंक्शन का, यही सिग्मा में ही एक और है, सिग्मा k ऑफ n। क्या बोलेंगे, सिग्मा k ऑफ n। अब ये कौन सा फंक्शन है भाई, ये है सम ऑफ kth पावर ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। अब ये थोड़ा घूम गए होगे देख के, क्या ही है, कुछ नहीं है। देखो अगर सिग्मा 2 लिखा है यहाँ ऑफ 10, ठीक है, तो मतलब सिग्मा 10 सारे आप पहले ऑल पॉजिटिव डिवाइजर निकाल लो और उसका kth पावर लगा देंगे और उसका सम कर देंगे। मतलब 10 का सम, 10 का सारा पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या है, 1 हो सकता है, 2 5 और 10, और कुछ तो नहीं हो सकता 10 का, ये सारे पॉजिटिव डिवाइजर हैं। अब उसका kth पावर, यानी कि यहाँ पावर क्या है, यहाँ k क्या है, यहाँ 2, तो यहाँ पावर हो जाएगा 2, यहाँ 2 स्क्वायर कर दो, और इस सारे का क्या है सम। दो चीज़ पे फोकस करना है, एक सम पे kth पावर पे और पॉजिटिव डिवाइजर, ठीक है। देख रहे हो n भी नेचुरल नंबर है, k भी नेचुरल नंबर है, तो आप सबका सम निकाल दो। ये हो गया 1 4 25 और 100 हो गया, इसका आंसर निकाल दो 125 129 130, दैट्स इट। अब अगर आपको पूछेगा कोई कि भाई बताओ ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है क्या, लेट अस ट्राई। हम एक को प्राइम फैक्टर ले लेते हैं पेयर में जिसका GCD 1 हो, आपको बता चुका हूँ। 1 और 10 ले लेते हैं, 1 और 10 ले लेते हैं, ठीक है भाई। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या होता था, fn1 इंटू n2 इक्वल टू fn1 इंटू fn2, मतलब
ये आपका Fn1 इंटू Fn2 हो गया। अब ये दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया, क्योंकि हमारा पेयर को प्राइम का है, यहाँ लिख दोगे रीजन में कि हमारा GCD 1 है यहाँ, तो मतलब इसका मतलब यही हुआ कि ये को प्राइम हम ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका दोनों का वैल्यू निकालो। इसका वैल्यू आप निकाल चुके हो, 130 है। चलो भाई 130, इधर का देखो क्या होगा, 1 का डिवाइज़र क्या है, सिर्फ अकेला 1 ही है, तो और उसका kth पावर है यानी कि स्क्वायर है, और तो कुछ है ही नहीं, तो मैं सम क्या निकालूंगा, तो इसको यही छोड़ दो। तो ये पहला हो गया इंटू, अब इसका 10 का पॉजिटिव डिवाइजर, तो 10 का तो निकाल ही चुके हो, ये सारा वैल्यूज़ देख ही रहे हो, 130 है तो 130 निकाल लिया। अब इसका आंसर क्या हो गया, 130 हो गया, बिकॉज 1 इंटू 130 इज 130, और इधर भी क्या है 130। ये दोनों ये दोनों तो सेम ही है, सो यस इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव, दैट्स इट। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये एडिटिव है क्या, हो सकता है क्या, चलो आओ यहीं पे दिखा देता हूँ, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। एडिटिव के लिए क्या करोगे आप, देखो आओ मैजिक देखो, आप ऐसे ही फंक्शन लिखोगे, Fn1 इंटू N2 क्या होता है, Fn1 प्लस Fn2, आप यहाँ प्लस लोगे। अब आप इसका वैल्यू लगा दिया, इसका भी वैल्यू लगा दिया, ये क्या आंसर आया 131, और इधर क्या है 130, तो ये तो नॉट इक्वल है, तो बोलोगे नो इट इज़ नॉट एडिटिव। देख रहे हो कितना आसान है, एक बार थैंक यू बोल देना, सब्सक्राइब भी कर देना। इट इज़ नॉट एडिटिव फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा टाइप। चौथा टाइप हम करने वाले हैं फिर। अब आ गया हमारा पाई फंक्शन, पाई ऑफ n। ये कौन सा फंक्शन है, नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, मान लो हमने आपको बोला पाई 6 का वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन और इक्वल टू n, मतलब 6 से इक्वल में और 6 से लेस में आपको प्राइम निकालने हैं। तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ प्राइम की बात हो रही है, ये प्राइम पेयर का बात नहीं हो रहा, को प्राइम पेयर की बात हो रही थी, तब वहाँ आप 1 भी लेते थे, वो नंबर भी लेते थे। जब भी GCD 1 की बात होती है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है, तो 1 और वो नंबर भी लेता था, मैं इस चैप्टर में बता चुका हूँ। को प्राइम पेयर की बात करोगे कि को प्राइम का कौन सा पेयर लेना है, तो वहाँ 1 भी होता है उस नंबर के साथ को प्राइम, मैंने लिख दिया था 1 इज़ कंसिडर्ड एज को प्राइम विद द गिवन नंबर। तो को प्राइम का पेयर होता है, उसमें 1 लेते हैं, 1 प्राइम नहीं है, तो यहाँ गलती से कोई बच्चा 1 नहीं ले सकता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या क्या प्राइम हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, दैट्स इट। तो 6 के इक्वल में और 6 से छोटा कितना प्राइम है आपके पास, 3। और टोटल आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है या नंबर लिखना है, नंबर लिखना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, ये लिखोगे या 3 लिखोगे, 1 2 3। सो इसको काउंट करके लिख दिया आपने 1 2 3, मतलब इसका आंसर हो गया 3। अब अगर मैं बोलता हूँ, देखो हर फंक्शन को मैं ये दिखा के जा रहा हूँ कि एडिटिव है कि मल्टीप्लिकेटिव है ना, ML में ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। सो मैं एडिटिव की बात कर रहा हूँ, तो चलो कोई एक प्राइम फैक्टर ले लेते हैं, प्राइम पेयर ले लेते हैं, सॉरी को प्राइम का। तो हमने ले लिया 2 3 का, 2 3 का ले लिया, यहाँ पे लिख देना GCD 1 है। अब एडिटिव की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, एडिटिव का। तो एडिटिव के लिए क्या होता है, Fn1 इंटू N2 इक्वल टू Fn1 प्लस Fn2, ये होना चाहिए, राइट। अब इसके वैल्यूज़ देखो आप, इसका वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, ये 3 है, डन। अब इसका वैल्यू निकालो, पाई 2 है, मतलब 2 के इक्वल में और 2 से लेस में आपको प्राइम निकालना है। तो 2 से लेस में और 2 के इक्वल में तो एक ही प्राइम है, 2 एक ही है, तो आप 2 मत लिख देना, जो उसमें नंबर बताना है। तो कितना है आपके पास, एक अकेला 2 है ना, तो आप 1 लिखोगे, राइट, ये हो गया। अब 3 की बात करते हैं, 3 के इक्वल में और 3 से लेस में कितने प्राइम है आपके पास, एक 2 है और एक 3 है, 1 तो लेते नहीं है, 1 प्राइम नहीं है। वो प्राइम का पेयर में आता है 1 और वो नंबर, लेकिन 1 प्राइम नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, तो कितने हो गए, 2, तो आपने लिख लिया यहाँ 2, और इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आ गया, 3। तो देखो 3 और 3 सेम है, तो बोलोगे यस इट इज़
एडिटिव, खुश हो जाओ। ठीक है, अब इसी को मल्टीप्लिकेटिव अगर मैं बोलूँ तो यहीं पे मैं चेंज करके बता देता हूँ ताकि आपका और हमारा दोनों का मेहनत बच जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे इंटू हो जाएगा और इसको देखते हैं ये क्या होता है। तब आ जाओ, मल्टीप्लिकेटिव के लिए क्या होता है, fn1 इंटू एन टू इक्वल टू fn1 इंटू fn2। ठीक है, तो अब आप इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू 2 आ गया, मल्टीप्लाई करोगे 2, यहाँ कितना है 3 विच इज़ नॉट इक्वल, तो बोलोगे नो नो इट इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव। ख़त्म, इतना ही तो है। आप चैप्टर पढ़ोगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, बड़ा बड़ा टेबल बना दिया हुआ है, आदमी पागल हो रहा है उसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आप ये पढ़ लो, उसके बाद एक्सरसाइज यूँ हलवा के जैसे खुद ही उड़ाओगे। अब हम लोग चलते हैं टाइप 5 पे। अब देखो 5th टाइप क्या है, ओमेगा ऑफ n। अब ये क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, ये आपको पता ही है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, सेम नहीं लेना है। जैसे मान लो किसी का फैक्टर 2 2 2 2 4 बार आ गया तो आप 4 बार नहीं लोगे, एक ही 2 माना जाएगा उसको। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, नंबर लेना है, ये ध्यान रखना। अब चलो मैं आपको फिर से वही मैजिक दिखाता हूँ, आप भी कर सकते हो खुद भी वीडियो पॉज करके। अब तो ट्रेंड हो गए होगे। मान लो हमने ओमेगा 6 ले लिया, चलो ठीक है, 6 पे ही ट्राई करते हैं या 7 पे, किसी पे भी ले लो। तो चलो पहले इसका वैल्यू निकालना सीखो, पेपर में 1 नंबर में आ सकता है इसका वैल्यू। तो ओमेगा 6 का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, मतलब 6 का प्राइम फैक्टर, डिफरेंट प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, प्राइम फैक्टर 6 का क्या है, फैक्टर भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, तो 2 और 3 है, मतलब उसका नंबर कितना हो गया 2, तो यहाँ आंसर आ गया 2, इसको आप मिटा दो, ये हमारा आंसर है ओमेगा 6 का वैल्यू। अब मैं बोलूँगा एडिटिव है क्या, तो चलो एक प्राइम फैक्टर को प्राइम पेयर ले लो, तो को प्राइम पेयर क्या लोगे, 2 3 ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसा पेयर लेंगे जिसका GCD 1 हो, तो क्या लेंगे 2 3, तो चलो यहाँ पे 2 3 ले लो। एडिटिव फंक्शन क्या होता है, fn1 इंटू n2 fn1 प्लस fn2, मतलब ऐसा होना चाहिए। अगर इस प्रॉपर्टी को कोई फॉलो करता है तो एडिटिव है। लेट अस सी, इसका वैल्यू तो 2 आ चुका है, कोई टेंशन नहीं। अब इसका वैल्यू ओमेगा 2 नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, 2 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 ही तो है, एक 1 है एक 2 है, तो 1 तो प्राइम है नहीं, तो 2 ही है। तो उसका नंबर मतलब कितना, एक ही हुआ ना, तो इसको हमने लिख लिया 1। 3 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, तो टोटल नंबर कितने हो गए 2, तो आपने इसमें लगा दिया 2, तो टोटल कितने हो गए इसके 3, और इधर कितना है 2। बोलोगे ये एडिटिव नहीं है, नो इट इज़ नॉट एडिटिव। ठीक है, अब इसी में मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो इसी में प्लस की जगह मैं इंटू करके देख लेता हूं। आ जाओ भाई, देखते हैं क्या होते हैं। लेट अस सी, तो आपने प्राइम को प्राइम पेयर ले लिया जिसका GCD 1 है, 2 3 पे ले लिया, चलो भाई। अब fn1 इंटू n2 क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, fn1 इंटू fn2 ले लिया। अब इसका वैल्यू आपने निकाल लिया 2, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ n 1 है, इसका 2 है, दोनों को इंटू कर लिया, इसका आंसर कितना आ गया 2, और इधर भी इसका आंसर कितना आया था 2, तो ये तो इक्वल हो रहा है, तो बोलोगे यस इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव। अब ये लास्ट टाइप है, टाइप 6। अब इसमें क्या है, ओम लेते हैं इसको, ओम ऑफ n, फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। अब इससे पीछे जो ओमेगा n आपने पढ़ा है वहाँ है कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, यहाँ क्या है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, दोनों में अंतर है। जैसे मान लो हम 12 लेते हैं तो इसका क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो जो ओमेगा n था उससे पीछे वाला, उसमें था कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, मतलब डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने थे वहाँ 2 और 3, तो वहाँ के उस केस में लोगे इसका आंसर सिर्फ 2 होगा, बिकॉज ये 1 है ये 2 है। इस केस में टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ n है, सारे डिस्टिंक्ट नहीं बोला है, जितने हैं वो लो, चाहे सेम ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3, बिकॉज ये 1 है 2 है ये 3 है, ठीक है।
तो अब इसको मैं सेट करके दिखाता हूँ कैसे है। ये ओम है, अब मान लो इसका मैंने लिया 12, ओम 12 का निकालना है वैल्यू। तो आप क्या करोगे, काउंट कर लोगे कि भाई इसके टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। 1 तो फैक्टर है लेकिन प्राइम नहीं है, तो सिर्फ 2 है, 3 है, 4 है, दैट्स इट। अब 4 तो प्राइम नहीं है ना। तो आप ध्यान से लिखना कि सिर्फ 2 और 3 है, तो बस 2 ही आंसर आएंगे। टोटल नंबर पूछा है, क्या पूछा है, टोटल नंबर, एंड दूसरा चीज़ क्या है, प्राइम फैक्टर। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2। डन। अब आपको एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव दिखाना है, तो आ जाओ भाई, सिखा चुका हूँ। अगर आपको ये 12 लेना है तो आप इसको ले लो, ओम ऑफ चलो 2 और 3 ले लेते हैं। अब देख लो इसका आंसर तो आपका 2 आ चुका है, ये तो पता है। इसका लेते हैं, अब एडिटिव दिखाना है तो हम प्लस में चलेंगे, ठीक है। अब 2 का टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना होगा, सिर्फ 2 ही है, तो 1। 3 का भी एक ही प्राइम फैक्टर्स है, 3 और 1, तो 1 तो प्राइम है नहीं, तो इसका भी 1, तो 1 और 1 2 आ गया। इसका मतलब यस इट इज एडिटिव फंक्शन। डन। अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव दिखाना है, या यहीं पे दिखा देता हूँ मैं, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, इसी में मिटा देता हूँ और प्लस के जगह मैं इंटू लिख लूँगा, देखता हूँ क्या होता है। बड़ा सिंपल है, दोनों एक ही साथ हो जाते हैं। अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव दिखाना है तो यहाँ इंटू हो जाता है, तो 1 × 1 हो गया 1, और ये है 2 विच इज़ नॉट इक्वल, तो लिखोगे नो इट इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। आप बाकी लिख लो। डन। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज में से हर क्वेश्चन में से एक एक कर दूंगा, क्योंकि सब आता है आपको सारा, यू नो दैट। अब एक्सरसाइज 1.2 में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा है। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन है टॉ फंक्शन। अब टॉ 16 का निकालना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, एंड 16 हो सकता है। तो टोटल कितने हैं, 5। तो हमारा आंसर हो गया 5, दैट्स इट। इसको आप मेरी तरह रफ में लिख लो, खत्म, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे आंसर है, बताओ ये 12th में आएगा, हो सकता है ये आधे नंबर 1 नंबर का आ जाए, ठीक है। इसलिए मैंने प्रॉपर्टी बता दिया कि मुझे लगता है कि इसमें प्रॉपर्टी भी कभी कभी दे देंगे कि बताओ, कोई एग्जांपल लेके, कोई अपने तरफ से कोप्राइम पेयर लेके बताओ कि ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है कि एडिटिव फंक्शन है। इसलिए मैंने वो बता दिया, और सीखना जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में क्या है, सिग्मा एन है। सिग्मा एन आपको सिग्मा 18 का निकालना है, तो डायरेक्ट सिग्मा 18 का निकालो। अब सिग्मा 18 क्या है, मान लो किसी को याद नहीं है, तो वहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। इसका सारे पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या है, 1 2 3 6 9 एंड 18। अब इन सारे को ऐड कर लो, सम बोला है, ये तो आप लोगों को अब पता होगा, अब आप लोग ट्रेंड हो गए होगा, मुझे पता है। तो 3 3 6 6 12 9 21 8 29 39, दैट्स इट। अब थर्ड क्वेश्चन में है सिग्मा 12 ऑफ 2, मतलब kth पावर वाला जो फंक्शन सिखाया था आपको, वो चीज़ है। इसमें लिखा भी रहेगा, क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, सम ऑफ kth पावर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। मतलब 12 का सबसे पहले सारा पॉजिटिव डिवाइजर निकालो, 1 2 3 4 6 एंड 12। अब उसका kth पावर मतलब पावर 2, यहाँ 2 दिया हुआ है k की जगह, तो अब सबका पावर 2 ले लो और इसको अब सम कर दो। अब देखो कितना आता है, 1 + 4 + 9 + 16 + 36 + 144। अब ये ऐड हो गया, कितना हो जाएगा, 5 14 30 66, 144 में 66 ऐड करो, 210। तो ये हो गया 210, इसको मिटा दो, दिस इज माई रफ वर्क, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है पाई वाला, है ना। पाई ऑफ किसका निकालना है, 24, पाई ऑफ 24। अब इसका क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, ये देख लो, द प्राइम फैक्टर लेस देन और इक्वल टू n, यही है ना, नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन और इक्वल टू n। क्या है इस फंक्शन का नाम, नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन और इक्वल टू n, मतलब 24 के इक्वल में और लेस में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिखो। तो क्या क्या हो सकते हैं, 2 3 5 7
and 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, दैट्स इट। कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये टोटल कितने हो गए 9। दैट्स इट, इतना ही है। मतलब उस नंबर और नंबर से पीछे आपको टोटल प्राइम नंबर जितने हैं उतना आपको निकालना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ओमेगा एन वाला। अब ओमेगा का कोई भी क्वेश्चन ले लो, ओमेगा 22 ले लेते हैं। क्या बोला है, ऑल द डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन। ठीक है, तो अब इसका डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, भाई इसका प्राइम फैक्टर होता क्या क्या है पहले ये तो देख लें, डिस्टिंक्ट तो बाद में देखेंगे। तो 2 and 11 है, 2 ही है इसके, और ये ऑलरेडी डिस्टिंक्ट है, मतलब आंसर क्या हो गया 2, बिकॉज 1 and 2। ठीक है, तो ये टोटल हो गया इसका 2 आंसर, दैट्स इट। अब सिक्स्थ वाला है ओम वाला। ठीक है, अब ओम का कितना निकालना है, ओम ऑफ 36। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स निकालना था, बताया था इसमें डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, डिस्टिंक्ट यानी 2 अगर 4 बार आता है तो हम एक ही बार लेंगे, उसको एक ही काउंट करेंगे 2, डिस्टिंक्ट लेना है। यहाँ क्या है, टोटल नंबर लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, अगर 2 मान लो 4 बार आता है तो 4 बार काउंट करना है। खैर इसके प्राइम नंबर्स लो, क्या क्या आ सकता है। अच्छा, कोई बच्चा कंफ्यूज मत करना कि प्राइम फैक्टर कैसे आता है, ऐसे ब्रेक करके आता है। 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3, जैसे आप फैक्टराइज करते हो ना एलसीएम टाइप, वैसे। तो ये कितने हैं, देखो 2 है, कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, और ये भी 3 2 टाइम्स, मतलब इसमें सारे काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो गए 4। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, बस काफ़ी आसान सा है। एक्सरसाइज तो बहुत ही हलवा सा है, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी पे ज़रूर ध्यान देना, बोर्ड में हो सकता है कि इससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ जाए। सो यस, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, व्हाटएवर। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मे बी पार्टनरशिप मैं पहले तैयार करूँगा, फिर रेसेज एंड गेम्स है, एंड देन बोट वाला, और एक और है पाइप्स एंड सिस्टम्स का, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी, वो 10th का पार्ट है, तो वो भी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक्स अगेन, बाय बाय।